हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपिका। आज हम पढ़ेंगे एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। तो बच्चों, ये एक आत्मकथा है। बचेंद्री पाल का नाम तो सभी ने सुना होगा ना। वो पहली भारतीय महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी। एवरेस्ट में चढ़ाई के दौरान उन्हें क्या क्या समस्याएं हुई थी और उन्होंने तथा उनके साथियों ने किस तरह उन समस्याओं का, उन कठिनाइयों का सामना किया था, उन सभी यादों को इस पाठ के माध्यम से उन्होंने हम तक पहुंचाया है। तो आइए शुरू करते हैं। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। बचेंद्री पाल अपनी एवरेस्ट की चढ़ाई के सफ़र की बात करते हुए कहती हैं कि एवरेस्ट अभियान दल का मतलब होता है एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला जो दल या फिर ग्रुप है। वो 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया था, यानी उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी एक तरीके से। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था। तो बच्चों, अग्रिम दल का मतलब होता है कि जो पहले ही जा चुका होगा। अग्रिम का मतलब होता है जो पहले जा चुका है। पहला दल वो काफ़ी समय पहले ही चला गया था, जिससे कि वो हमारे यानी कि बचेंद्री वाले ग्रुप के बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। बेस कैंप का मतलब पता है ना, जहां लोग आश्रय लेते हैं, अपना सामान रखते हैं और अगली गतिविधियों की तैयारी करते हैं, उसे बोलते हैं बेस कैंप। तो वहां पहुंचने से पहले बचेंद्री वाले ग्रुप के बेस कैंप तक पहुंचने से पहले जो वो पहले वाला ग्रुप गया है, वो उस रास्ते के दुर्गम हिमपात, दुर्गम का मतलब होता है कठिन रास्ता और हिमपात का मतलब होता है बर्फ का गिरना। तो बर्फ के गिरने के कारण बने कठिन रास्ते को वो साफ कर सकें। नमचे बाजार शेरपालैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। बचेंद्री बता रही हैं कि नमचे बाजार शेरपालैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण यानी कि बहुत महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है और अधिकांश जो शेरपा होते हैं, तो बच्चों शेरपा बोलते हैं नेपाल और तिब्बत में रहने वाले एक जातीय समूह का नाम है, लेकिन ट्रैकिंग में मदद करने वाले लोगों को भी शेरपा ही कहा जाता है। इसी स्थान से, यानी वो जो शेरपा लोग हैं वो इसी स्थान से होते हैं। कहाँ से? शेरपालैंड का जो नमचे बाजार है वहाँ से, या फिर उसके आसपास का जो गांव है वहाँ के ही रहने वाले वो होते हैं। और यहीं से यानी नमचे बाजार से ही बचेंद्री ने सबसे पहले एवरेस्ट को निहारा था। निहारा मतलब देखा था, जो नेपालियों में सागरमाथा नाम से प्रसिद्ध है। कौन? एवरेस्ट। तो बच्चों, जो एवरेस्ट है वो नेपालियों में, जो वहाँ के लोग हैं, नेपाल के लोग हैं, वो उसे सागरमाथा नाम से जानते हैं, सागरमाथा नाम से भी पुकारते हैं। एवरेस्ट भी उन्हें पता है, लेकिन वो लोग उसे सागरमाथा कह करके पुकारते हैं, जो कि बचेंद्री को, ये नाम बचेंद्री को बहुत अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल यानी प्लूम देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। बचेंद्री पाल कहती हैं कि जब वो एवरेस्ट की तरफ गौर से देख रही थी तो एक भारी बर्फ का बड़ा सा
फूल एक ऐसी संरचना की या तो फूल बन रहा है या फिर पंखनुमा कोई आकार या फिर संरचना उन्हें दिखाई दे रही थी, जो पर्वत शिखर मतलब पहाड़ की चोटी पर लहराता हुआ एक ध्वज सा, एक झंडे की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई वहाँ पर झंडा फहरा रहा है, जिसका आकार एक बड़े से फूल की तरह या फिर पंख के समान है। मुझे बताया गया, वो कह रही हैं कि मुझे ऐसा बताया गया था कि ऐसा दृश्य यानी ऐसा सीन शिखर के ऊपरी सतह पर, पर्वत के ऊपरी सतह पर 150 किलोमीटर के आसपास या फिर इससे भी ज़्यादा की गति से हवा के चलने के कारण बनता था। तो उन्हें ये बताया गया था कि पर्वत के शिखर पर, पर्वत की चोटी पर बहुत तेज हवा चलती है। 150 किलोमीटर या फिर इससे भी तेज गति से हवा चलती है। इसके कारण ये ऐसा आकार बनता है। क्योंकि तेज हवा के कारण जो सूखी बर्फ है, पहाड़ की चोटी पर जो सूखी बर्फ है वो उड़ती है, और इस उड़ती हुई सूखी बर्फ की वजह से ही ऐसा आकार, ऐसी संरचना दिखाई देती है। बर्फ का ये ध्वज यानी ऐसा जो आकार है, जो पंखनुमा या फिर उस बड़े से फूल की तरह जो आकार है, वो 10 किलोमीटर या फिर इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति यानी जो पर्वतारोही हैं, जो उस शिखर पर चढ़ाई कर रहे हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना ही पड़ता है। तो बच्चों, जो भी इस अभियान के लिए, इस शिखर यात्रा के लिए निकला है, वो इस तूफान का सामना करेगा ही करेगा। जो दूर से कैसा दिख रहा है, जो दूर से एक बड़े से बर्फ या फिर प्लूम की तरह दिख रहा है, जो कि वास्तव में नज़दीक जाने पर वो एक तूफान है। विशेषकर खराब मौसम में, ज़्यादातर ये तूफान जब मौसम खराब रहता था तभी आते थे। यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था। तो वो कह रही हैं, ये सब सुन कर के वो डर गई थी। फिर भी एवरेस्ट के प्रति जो उनकी विचित्र रूप से उनका आकर्षण था, वो इन कठिनतम चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लोहत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। तो बच्चों, जब बचेंद्री का दल 26 मार्च को पेरिस पहुंचा, तब हिमस्खलन के कारण, हिमस्खलन का मतलब होता है बर्फ का खिसकना, बर्फ के खिसकने के कारण एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार उन्हें सुनने को मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ, तो बच्चों खुम्बू हिमपात जो है वो एवरेस्ट का जो ये चढ़ाई का अभियान दल है, उस रास्ते में ही पड़ता है। खुम्बू हिमपात में जो जाने वाला अभियान दल था, जो उनसे पहले अभियान दल गया था ना, वो जब खुम्बू हिमपात के आसपास पहुंचा होगा, तो उनके रास्ते के बाईं तरफ की जो सीधी पहाड़ी थी वो धसकने लगी। धसकने का मतलब होता है नीचे की तरफ दबना या फिर खिसकना। वो नीचे की तरफ खिसकने लगी और लोहत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। इस पहाड़ी के दबने या फिर खिसकने की वजह से लोहत्से की तरफ से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान जो है वो नीचे की तरफ खिसक आई थी, और जो ये 16 शेरपा कुलियों का दल था ना, वो इसकी चपेट में आ जाते हैं, जिस कारण उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है और 4 घायल हो जाते हैं। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। तो बच्चों, इस समाचार के कारण ये सुनकर कि एक शेरपा की मृत्यु हो गई है और 4 घायल हो गए हैं, अभियान दल के जो बाकी सदस्य थे उनके चेहरों पर छाए अवसाद, अवसाद का मतलब होता है उदासी या फिर निराशा।
उस उदासी को देख करके उनके नेता जो थे वो कर्नल खुल्लर थे। उन्होंने ये स्पष्ट किया, उन्होंने सभी को ये समझाया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान के लिए खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु को भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करना पड़ेगा। तो उनका मतलब ये था कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ पर जाना मौत के मुंह में कदम रखने के बराबर है। तो तुम्हें इन सब के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्भु हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1, जो कि 6000 मीटर की ऊंचाई पर था, जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। बचेंद्री बता रही हैं कि उनके उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल, जो उनसे पहला वाला ग्रुप गया था ना, उसका नेतृत्व कर रहे थे, यानी उसका मार्गदर्शन कर रहे थे, वो 26 मार्च को पेरिस लौट आए थे। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्भु हिमपात, तो उन्होंने खुम्भु हिमपात की स्थिति के बारे में उन्हें अवगत कराया। अवगत कराना का मतलब होता है जानकारी देना या सूचना देना। उन्होंने खुम्भु हिमपात की सारी डिटेल इस बचेंद्री वाले ग्रुप को दी थी। उन्होंने बताया कि उनके दल ने कैंप 1, जो कि 6000 मीटर की ऊंचाई पर था और हिमपात के ठीक ऊपर था, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर और झंडियों से रास्ता चिन्हित कर। देखो बच्चों, एवरेस्ट जो है वो हिमालय में है, वहाँ बर्फ़ पड़ती ही रहती है। तो अगर इस दल ने, इस या किसी भी दल ने पूरा दिन लगा करके रास्ता बनाया है, लेकिन अगर रात भर बर्फ़ पड़ गई या अगले 1 दिन तक लगातार बर्फ़ पड़ी, तो उनकी तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, पुल बनाकर रस्सियाँ बांधते हैं और झंडियाँ लगाते हैं। छोटे छोटे ऐसे कुछ मार्क लगा देते हैं जिससे कि रास्ता चिन्हित हो जाए, यानी कि जिससे कि रास्ता मार्क हो जाए एक तरीके से कि रास्ता यहाँ से यहाँ को है। इस तरह से उन्होंने सभी बड़ी कठिनाइयों का जायज़ा ले लिया है। जायज़ा लेना का मतलब होता है सूचना या फिर जानकारी इकट्ठा करना। बचेंद्री बता रही हैं कि साथ ही उन्होंने ये भी ध्यान दिलाया, यानी ये बात भी हमें बताई कि ग्लेशियर बर्फ़ की एक नदी है। बर्फ़ की बड़ी बड़ी चादरें या फिर चट्टान है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इसे हिमनद या हिमानी भी कहा जाता है। अगर ग्लेशियर की जगह पे हिमनद हो या फिर हिमानी हो तो कंफ्यूज्ड मत होना, हर एक चीज़ का मतलब सेम है। और बर्फ़ का गिरना अभी भी जारी है, और साथ ही ये भी बताया कि वहाँ पर अभी भी बर्फ़ गिर रही है। हिमपात के अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण, यानी हिमपात मतलब बर्फ़ का गिरना, वो अनियमित रूप से गिर रही है और अनिश्चित तरीके से गिर रही है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ देर गिर रही है, कभी लगातार बर्फ़ गिरती जा रही है, कभी अच्छा मौसम रहता है। तो इस अनियमितता के कारण अभी तक का जो हमने काम किया है वो सब कुछ व्यर्थ यानी बर्बाद हो सकता है, और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। तो बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे कि वहाँ पर कोई निश्चित मौसम रहता ही नहीं है। कभी कभी तो लगातार कुछ दिन तक मौसम साफ रहता है और कभी कभी लगातार बर्फ़ भी पड़ती रहती है। तो उन्होंने जो मेहनत करी है वो सब बर्बाद हो सकती है, यही वो समझा रहे हैं। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। तो बचेंद्री बता रही हैं कि जब वो बेस कैंप में पहुंची उससे पहले ही उन्हें एक और मृत्यु की खबर मिल गई थी। पहले किसकी हुई थी? पहले एक शेरपा कुली, यानी कि जो सामान ढोने वाले व्यक्ति होते हैं, उसकी मृत्यु का समाचार मिला था। और इस बार जलवायु अनुकूल न होने के कारण, यानी मौसम ठीक नहीं होने के कारण, एक रसोई सहायक की जो खाना बनाने में मदद करता था उसकी मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। तो बचेंद्री कहती हैं कि ये तो तय है कि इस तरह की खबरें सुनने के बाद ये तो निश्चित हो गया था, ये तो तय हो गया था कि हम बहुत अच्छी स्थिति में नहीं चल रहे थे।
एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, ल्होत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। तो बच्चों, बचेंद्री बता रही हैं कि एवरेस्ट का जो शिखर है उसको उन्होंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूर से ही उन्होंने एवरेस्ट को देखा था, वो भी 2 बार। और आज बेस कैंप पर पहुंचने पर दूसरे दिन उन्होंने एवरेस्ट पर्वत और उसके अन्य श्रेणियों यानी उसकी बाकी जो श्रेणियां यानी कि पर्वत हैं उन्हें भी देखा। मैं भौचक्की होकर, भौचक्की का मतलब होता है हैरान, वो हैरान होकर के खड़ी रह गई और एवरेस्ट, ल्होत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारने लगी। उनकी ऊंचाइयों को और उन शिखरों से घिरी हुई जो बर्फीली जो टेढ़ी मेढ़ी नदी है ना, उससे वो निहारती रही यानी गौर से देखती रही। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। तो बच्चों, वो बता रही हैं कि जो हिमपात होता है वो बर्फ के खंड का मतलब होता है टुकड़े, बर्फ के टुकड़ों का अव्यवस्थित ढंग से, अव्यवस्थित का मतलब होता है कैसे भी, मतलब उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो कैसे भी, कभी बड़े बड़े टुकड़ों में, कभी छोटे छोटे टुकड़ों में, कभी बहुत ज़्यादा और कभी कम कम, इस तरीके से गिरना ही हिमपात कहलाता है। और हमें ये भी बताया गया था, यानी बचेंद्री को ये भी बताया गया था कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर ही बर्फ में हलचल हो जाती थी। बच्चों, ग्लेशियर याद है ना, बर्फ के जो बड़े बड़े से पहाड़ हैं उन्हीं में से जब एक छोटा सा टुकड़ा अलग हो जाता है, एक टुकड़ा टूट करके वो उस जगह से मूव करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसे ही ग्लेशियर कहा जाता है। तो इस तरह से ग्लेशियर के बहने से अक्सर ही बर्फ में उस बाकी जो पहाड़ है उसमें हलचल हो जाती है, जिसकी वजह से बर्फ की जो चट्टानें हैं वो तत्काल गिर जाया करती हैं। तो आप लोगों ने किसी न किसी वीडियो में या हो सकता है किसी मूवी में देखा होगा कि बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें कैसे टूट करके गिरती हैं। तो वही यहाँ पर को वो बता रही हैं कि बड़ी बड़ी जो बर्फ़ की चट्टानें हैं वो तत्काल यानी तुरंत ही गिर जाती हैं। और अन्य कारणों से भी, और बाकी कुछ और कारण भी होते हैं, मौसम संबंधी कारण हो सकते हैं, उस कारण भी अचानक से खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाया करती है। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। बचेंद्री बता रही हैं कि सीधे धरातल पर पड़ने वाली जो दरार है, उन्हें ये भी पता चला था कि धरातल यानी कि जहाँ पर वो चल रहे हैं वहाँ पर अचानक से कभी भी दरार पड़ जाया करती थी और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। हिम विदर का मतलब होता है वही कि बर्फ़ में दरार पड़ना। उन्हें इससे भी ज़्यादा भयानक, इससे भी ज़्यादा डरावनी एक और बात पता चली कि हमारे संपूर्ण प्रवास का मतलब होता है यात्रा, जो वो सफ़र कर रहे हैं ना एवरेस्ट में चढ़ाई का, उसी पूरी यात्रा के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों मतलब ऊपर चढ़ने वाले जो चढ़ाई कर रहे हैं उनको, और कुलियों को, कुली पता है ना, शेरपा कुली, जो साथ में सामान लेकर चल रहे हैं और रास्ते में उन्हें मदद करेंगे, उनको प्रतिदिन छूता रहेगा। इसका मतलब यह है कि उनकी संपूर्ण यात्रा के दौरान यानी कि उनके एवरेस्ट में पहुंचने तक जितना भी समय रहेगा उसमें ये प्रतिदिन होता रहेगा। ये जो हिमपात है वो दर्जनों आरोहियों को यानी ऊपर चढ़ने वाले जितने भी लोग हैं वो और उनके अलावा जो बाकी लोग भी हैं उनको और कुलियों को ये स्थिति, इस तरह की स्थिति लगभग रोज़ ही देखने को मिलेगी। प्रतिदिन मतलब उसका सामना उन्हें रोज़ ही करना पड़ेगा।
दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमीनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिक कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। बचेंद्री बता रही हैं कि दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को, तो बच्चों उन्हें जो सामान कैरी करना था वो रास्ते के हिसाब से करना था। जहाँ पर खतरा कम था उन्हें थोड़ा बहुत सामान लेके जाना था, तो जहाँ पर को वो स्टे करते थे, जहाँ पर वो रुकते थे, वहाँ पर को सारा सामान की व्यवस्था होती थी और यहाँ से उनके अगले स्टॉप तक, जहाँ तक उन्हें एक दिन में यात्रा करनी होती थी, उस रास्ते में उनको जो जो सामान की ज़रूरत पड़ती थी सिर्फ वही सामान वो अपने साथ ले जाया करते थे और फिर अगले स्टॉप में पहुंचकर ये सामान वहाँ पर रखते और इसमें से जिस जिस सामान की ज़रूरत होती प्लस जो उन्हें आगे की यात्रा के लिए चाहिए होता वो वहाँ से आगे को ले जाते। तो अपने ज़्यादातर सामान को वो हिमपात के आधे रास्ते तक का ले गए। उनके साथ जो डॉक्टर मीनू मेहता भी थी, उन्होंने उन्हें एल्यूमीनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल, अस्थायी का मतलब होता है टेम्परेरी, तो एल्यूमीनियम की सीढ़ियों से जो टेम्परेरी पुल कैसे बनाते हैं ये सिखाया और साथ में लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, यात्रा के दौरान रास्ते पे चलने के लिए इन सब का उपयोग कैसे करते हैं। और बर्फ़ की जो आड़ी तिरछी दीवारें हैं, तो बच्चों बर्फ़ जो लगातार जमती जा रही है, परत पे परत बनती जा रही हैं, तो उसकी वजह से जो आड़ी तिरछी दीवारें बन गई हैं उन पर रस्सियों को कैसे बांधा जाता है। और साथ ही साथ जो उनका अग्रिम दल, जो उनसे पहला वाला, जो आगे आगे उनका एक दल जा रहा है, उसके अभियांत्रिकी कार्यों, अभियांत्रिकी का मतलब होता है तकनीकी या फिर टेक्निकल, जो टेक्निकल वर्क है उसके बारे में भी उन्हें डिटेल से बताया। ये सब कुछ उन्हें इसलिए बताया ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो भी इस सब का उपयोग कर सकें। तो डॉक्टर मीनू मेहता ने बचेंद्री पाल वाले दल को ये सारी की सारी जानकारी दी। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थीं। बचेंद्री कहती हैं कि उनका जो तीसरा दिन था वो हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर, यानी खुद ही सामान ले जाकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। तो बच्चों, जो भी ऐसे अभियान में जाता है, यहाँ तक कि आप लोग भी कभी किसी ट्रिप में जाते हो तो हर एक दिन आप शेड्यूल किए रहते हो, वैसे ही इन लोगों का भी हर एक दिन शेड्यूल था। तीसरे दिन उन्हें यही प्रैक्टिस करनी थी कि जो उनका सामान है उसे वो खुद ही ढोकर, ढोकर का मतलब होता है कि सामान को हाथ से पकड़कर, सिर पर रखकर या फिर पीठ पर लाद कर, उसे बोलते हैं ढोना। तो अपने सामान को वो खुद ही ढो करके ले जाएं और उसकी प्रैक्टिस करें। रीता गोम्बू और मैं, यानी बचेंद्री और रीता गोम्बू साथ साथ चढ़ रहे थे। उनके पास एक वॉकी टॉकी था। वॉकी टॉकी तो सबको पता है ना, वायरलेस फ़ोन की तरह ही होता है जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। ज़्यादातर हमने मूवीज़ वगैरह में भी देखा है ना, जो पुलिस वालों के पास होता है ना, वही वॉकी टॉकी है। तो वो बता रही हैं कि उनके पास भी वॉकी टॉकी था जिससे वो अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रही थी। जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़ती जा रही थी तो सारी डिटेल वो बेस कैंप में दे रही थी। कर्नल खुल्लर, बच्चों याद है ना, वो इस एवरेस्ट जो अभियान है उसके मुखिया हैं। वो उस समय बहुत खुश हुए जब हमने उन्हें अपनी पहुंचने की सूचना दी। तो जब रीता गोम्बू और बचेंद्री पाल कैंप 1 पर पहुंच गए थे और उन्होंने अपने पहुंचने की सूचना दी तो कर्नल खुल्लर उस समय बहुत खुश हुए। क्यों? क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली वो दोनों ही मात्र महिलाएं थी। इसका मतलब ये है कि बाकी जितने भी वो पहुंच रहे थे सारे के सारे पुरुष थे, तो महिलाएं केवल ये 2 ही थी, इसलिए वो बहुत खुश थे।
अंगदोर्जी, लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। तो बच्चों, इस एवरेस्ट अभियान दल में केवल बचेंद्री पाल वाला ही दल नहीं था, बाकी दल भी थे ना। कुछ लोग आगे चल रहे थे और कुछ लोग पीछे पीछे आ रहे थे। तो वो कह रही हैं कि अंगदोर्जी, लोपसांग और गगन बित्सा, ये वाला जो दल था वो अंततः साउथ कोल पहुंच गए थे और 29 यानी 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया, जो कि एक संतोषजनक प्रगति थी। तो बचेंद्री बता रही हैं कि जो उनके आगे आगे दल जा रहा था वो 7,900 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गए थे और वहां पर उन्होंने कैंप 4 लगा लिया था, जो कि एक संतोषजनक प्रगति थी। इसका मतलब है कि ये सब बचेंद्री पाल और उनके साथियों के लिए राहत भरा कार्य था, जो कि उन्हें खुशी दे रहा था। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। तो बचेंद्री बता रही हैं कि अप्रैल में जब वो बेस कैंप में थी, तब तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री यानी अपनी सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम डेकी है, उसे साथ लेकर हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया। किसने? बचेंद्री बता रही हैं कि तेंजिंग ने, जब वो अपनी बेटी के साथ उनके बेस कैंप में आए थे ना, तो उन्होंने इस बात का बहुत ध्यान दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य, तो जो उस दल में, उस ग्रुप में जितने भी लोग थे, और प्रत्येक शेरपा कुली, और जितने भी शेरपा लोग थे, कुली यानी जो समांड होते हैं, उनसे बातचीत की जाए। तो बच्चों, लेखिका यही बता रही हैं कि उन्होंने सिर्फ उस दल के सदस्यों से ही नहीं, बल्कि जो उसमें शेरपा कुली थे, जो समांड होकर के और जो रास्ता बताने वाले या फिर रास्ते में मदद करने वाले थे, उनसे भी बातचीत करी। वो सभी से बातचीत कर रहे थे। और जब मेरी बारी आई, जब बचेंद्री की बारी आई, तो उन्होंने अपना जो परिचय है वो ये कहकर दिया कि मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला ही अभियान है। नौसिखिया का मतलब होता है नया सीखने वाला। जब कोई किसी काम को नया नया कर रहा होता है ना, उसे बोलते हैं नौसिखिया। तो वो कहती हैं कि मैं बिल्कुल नई हूँ इस चीज़ के लिए और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है। वो हंसे और उन्होंने बचेंद्री से बात करी और कहा कि उनके लिए भी पहला अभियान है, और साथ में यह भी कहा कि शिखर में पहुंचने से पहले 7 बार उन्हें एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। और फिर अपना हाथ उन्होंने बचेंद्री के कंधे पर रखते हुए कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास यानी कोशिश में पहुंच जाना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से उन्होंने लेखिका का यानी बचेंद्री का उत्साह बढ़ाया और उनकी दृढ़ता और कर्मठता यानी उनका जो पक्का विश्वास था और काम के प्रति यानी इस अभियान के प्रति जो उनकी निष्ठा थी, उस पर विश्वास जताते हुए उनकी सफलता की कामना की। किसने? तेंजिंग ने। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं ल्होत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। तो बच्चों, बचेंद्री का ये अभियान दल 7 मार्च को शुरू हुआ था। दिल्ली से उन्होंने जो फ्लाइट ली थी काठमांडू के लिए, वो 7 मार्च की थी। जिस दिन की वो बात बता रही हैं, उस दिन 15-16 मई है। कब? 1984 में। और उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी।
मई महीने की 15-16 तारीख के दिन वो कैंप 3 में पहुंच गई थी, जो कि ल्होत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगा हुआ था। और वहाँ नायलॉन जिससे तंबू बनाए जाते हैं, नायलॉन के सुंदर और रंगीन तंबू में वो पहुंच चुकी थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे और वो बता रही हैं कि उस कैंप 3 में उनके अलावा 10 और लोग थे। लोब्सांग तशारिंग मेरे तंबू में थे। एंडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। तो वो बता रही हैं कि उनके तंबू में उनके अलावा लोब्सांग और तशारिंग भी थे, और एंडी शेरपा और बाकी के जो 8 अन्य शरीर से मजबूत, यानी जो हट्टे कट्टे थे, तंदुरुस्त थे और शरीर से मजबूत, काफ़ी स्ट्रांग थे। और ऊंचाइयों में रहने वाले जो शेरपा थे, उनके अलावा 8 जो थे वो ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा थे, वो काफ़ी स्ट्रांग थे। वो यही काम किया करते थे। वो दूसरे तंबुओं में थे। वहाँ पे उनके अलावा जो बाकी और भी तंबू लगे हुए थे, जिस तंबू में वो थी उसके अलावा जो बाकी तंबू थे उनमें बाकी 8 लोग थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात के 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी, बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। तो बच्चों, जैसा कि सभी लोग अपने अपने तंबू मतलब टेंट, सभी अपने अपने टेंट पर सोए हुए थे, तो बचेंद्री कह रही हैं कि मैं भी गहरी नींद में सोई हुई थी कि अचानक रात को 12:30 बजे के आसपास उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उनके सिर के पिछले हिस्से में, उनके सिर के पीछे की तरफ कोई सख्त चीज़ उनसे टकराई है। उनकी नींद अचानक से खुल गई और साथ में एक जोरदार धमाका हुआ, बहुत जोर की आवाज़ हुई, और तभी उन्होंने महसूस किया कि एक ठंडी और बहुत भारी चीज़ उनके शरीर के ऊपर से उनको कुचलती हुई चल रही है और उन्हें सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अरे ये हो क्या रहा है। अचानक से लगा कि कोई चीज़ उनके ऊपर से उनको कुचलती हुई, उनको रौंदती हुई आगे बढ़ रही है, जो कि बहुत ठंडी है और बहुत भारी है, और इस सब की वजह से उनको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर ल्होत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। यह क्या हो गया था? तो बच्चों, बचेंद्री पाल कहती हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर ल्होत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था। तो बच्चों, जहाँ पर को उनका कैंप लगा हुआ था उसके ठीक ऊपर ल्होत्से ग्लेशियर था। तो उसमें से एक बर्फ का बहुत बड़ा पीस जो है, बहुत बड़ा टुकड़ा टूट कर नीचे की तरफ आ रहा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमपुंज का मतलब होता है जब बर्फ कई परतों में जमा हो जाती है, कई परतों में वो जमने लगती है, उसे हिमपुंज कहते हैं। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने, तो बच्चों हिमखंडों यानी बर्फ के बहुत बड़े टुकड़े ने, तो ये सारे वर्ड जो हिमखंड, हिमपुंज या बर्फ का पिंड, ये सब बर्फ के बहुत बड़े बड़े टुकड़ों से ही संबंधित है। साथ में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े और जो जमी हुई बर्फ थी उसका एक विशालकाय पुंज जो बना हुआ था। विशालकाय पुंज, पुंज का मतलब होता है ढेर। तो जो बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ नीचे की तरफ आ रही थी वो एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तरह
तेज गति, बहुत तेज स्पीड में और भीषण गर्जना। इसका मतलब है कि बहुत तेज की आवाज़, बहुत जोर की आवाज़ के साथ वो सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर चुका था। और इस घटना में बचेंद्री जो है वो कई फीट बर्फ के नीचे दब गई थी। वो कह रही हैं कि वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। इस घटना के बाद हर किसी को चोट लगी हुई थी, लेकिन आश्चर्य है कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। यही अच्छी बात है कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिमखंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। तो वो बता रही हैं कि लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू तक का रास्ता साफ किया और तुरंत ही वो तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। तो वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि लेखिका को या बचेंद्री को बाहर निकाल सकें, क्योंकि थोड़ी सी भी देर का सीधा सा अर्थ था मृत्यु। जैसा कि बचेंद्री बता रही थी ना कि उनका दम घुट रहा था, उनको सांस लेने में परेशानी हो रही थी। इसीलिए वो कह रही हैं कि अगर थोड़ा देर हो जाती, जैसे जैसे देर होती जाती या टाइम बढ़ता जाता, तो उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। बड़े बड़े हिमपिंडों यानी बर्फ़ के टुकड़ों को, जो बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े थे, उनको हटाने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन उन्होंने चारों तरफ से उस कड़ी, उस जमी हुई, जो बहुत सख्ती से जमी हुई बर्फ़ थी, उसकी खुदाई की और मुझे उस बर्फ़ की कब्र से बाहर खींच निकालने में सफल हुए। और इस तरह से किसकी, लोब्सांग की मदद से बचेंद्री मौत के मुंह में जाते जाते बची और इस तरह से सभी की जान बच गई। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक प्रायः हम सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी, उसे एक खुद से बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में, यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक ज़बरदस्त साहसिक कार्य था। तो बच्चों, बचेंद्री बता रही हैं कि सुबह तक, रात को 12:30 बजे के आसपास उनके साथ ये घटना हुई थी और सुबह तक सारे सुरक्षा दल, जो उनके साथ सुरक्षा दल चलते हैं ना, वो वहाँ पर आ गए थे और 16 मई की सुबह 8 बजे तक रात भर जो है वो बचाव अभियान चलता रहा और सुबह 8 बजे तक हम सभी जितने लोग थे वो सब के सब कैंप 2 पर पहुँच गए थे। ये सारी घटना कहाँ हुई थी? कैंप 3 में हुई थी। वो लोग कैंप 3 में पहुंच चुके थे और इस घटना के बाद वहाँ पर को उनका कैंप पूरी तरीके से तहस नहस हो गया था और इसके बाद ये सब के सब लोग कैंप 2 में वापस आ जाते हैं। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी, तो बच्चों इस घटना में एक शेरपा के टांग की हड्डी टूट गई थी। उसे खुद से बनाए हुए एक स्ट्रेचर पर लिटा करके वहाँ पर को उन्होंने खुद जो भी उनके पास सामान था उससे उन्होंने एक स्ट्रेचर बनाया और उस पर लिटा कर उसे नीचे लाए। नीचे कहाँ? कैंप 2 में। कैंप 2 में लेकर आए और हमारे नेता कर्नल खुल्लर, जो उनके मुखिया थे, कर्नल खुल्लर, उन्होंने उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक ज़बरदस्त और साहसिक कार्य था। तो बच्चों, कर्नल खुल्लर ने ये कह करके उनका उत्साह बढ़ाया, उनकी तारीफ करी कि इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का यह अत्यंत साहस से भरा हुआ कार्य था। तुम लोगों ने बहुत साहस दिखाया और एक दूसरे की मदद करके ये बहुत अच्छा काम किया। ऐसा कहकर उन्होंने सभी का साहस बढ़ाया। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? तो बच्चों, जैसा कि बचेंद्री ने बताया था कि उन्हें मिलाकर कुल 11 लोग थे, उनके अलावा 10 लोग थे ना,
तो वो कह रही हैं कि जो बाकी के बचे हुए 9 पुरुष सदस्य थे उनको चोट, यानी उन्हें चोट थोड़ी ज़्यादा लगी होगी और किसी किसी की तो हड्डी भी टूटी हुई थी। इस कारण उनको बेस कैंप वापस भेजना पड़ा। अब इतनी ऊंचाई में उनका इलाज कर पाना तो संभव था नहीं, तो उन्हें इस अभियान से वापस जाना पड़ा। तब कर्नल खुल्लर, इसके बाद जो कर्नल खुल्लर हैं वो बचेंद्री की तरफ मुड़े और उनसे पूछा कि क्या तुम भयभीत थी? भयभीत का मतलब होता है डरी हुई। उन्होंने पूछा कि क्या तुम डरी हुई थी, क्या तुम डर गई थी इस सारी घटनाओं के बाद? तो बचेंद्री ने जवाब दिया, जी हाँ। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं डर गई थी। उसके बाद कर्नल ने कहा कि क्या तुम वापस जाना चाहोगी? उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या इसके बाद वापस जाना है? नहीं, मैंने बिना हिचकिचाहट के उत्तर दिया। बचेंद्री कह रही हैं कि बिना किसी संकोच के, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना संकोच के उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं, उन्हें वापस नहीं जाना है। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। तो बचेंद्री कहती हैं कि इस सारी घटना के बाद जब वो साउथ कोल कैंप पहुंची, उनका अगला कैंप कहाँ पे था? साउथ कोल पे। वो वहाँ पहुंची तो अगले दिन की वो अपनी तैयारी करने लगी कि अगले दिन की जो उन्होंने चढ़ाई शुरू करनी है उसके लिए वो तैयारियां शुरू करने लगी। क्या क्या किया? उन्होंने खाना, कुकिंग गैस और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह इकट्ठे किए। और दोपहर यानी दिन के 1:30 बजे जब बिस्सा आया तो उसने माने बिस्सा ने बचेंद्री को चाय के लिए पानी गर्म करते हुए देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। तो बच्चों, कि जय और मीनू पीछे से धीरे धीरे आ रहे थे। मैं चिंतित थी, बचेंद्री चिंतित थी। क्यों? क्योंकि उन्हें अगले दिन इन्हीं लोगों के साथ चढ़ाई करनी थी जो इनके साथ थे। याद है ना, वो लोग चोट वगैरह लगने के कारण वापस बेस कैंप चले गए थे। तो इससे आगे की जो चढ़ाई थी वो बचेंद्री ने की जय और मीनू के साथ करनी थी। वो धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि उनके पास भारी बोझ मतलब सामान का जो भार होता है उसे कई बार बोझ कहा जाता है। तो उनके पास भारी सामान था, वो उसे लेकर आ रहे थे और वो बिना ऑक्सीजन के आ रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। तो बचेंद्री बता रही हैं कि दोपहर बाद यानी दिन के बाद उन्होंने अपने दल के दूसरे सदस्यों, जो बाकी जो सदस्य हैं, उनकी मदद करने के लिए और अपने एक थर्मस में जूस और दूसरे थर्मस में चाय वगैरह भरने के लिए उन्होंने नीचे जाने का निश्चय किया। तो जिस वक्त वो अपने तंबू से बाहर निकल रही थी उस समय बहुत बर्फीली हवा चल रही थी और जैसे ही वो कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी तो उनकी मुलाकात मीनू से हुई। तो बच्चों, मीनू तब तक पहुंच चुकी थी और की और जय अभी कुछ पीछे ही थे। मीनू आगे आगे आ चुकी थी और वो दोनों, की और जय, थोड़ा पीछे थे। इसके बाद जय उन्हें, किसे? बचेंद्री को जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे आगे जाने से रोकने की कोशिश भी की।
तो बचेंद्री बता रही हैं कि उसने यानी कि जय ने कृतज्ञतापूर्वक, बच्चों कृतज्ञतापूर्वक का मतलब होता है आभार जताते हुए और धन्यवाद अदा करते हुए उन्हें थैंक यू कहते हुए चाय वगैरह पी। लेकिन साथ ही उन्होंने बचेंद्री को, किसने, जय ने बचेंद्री को इससे आगे जाने से मना किया। उन्होंने कोशिश करी कि इससे आगे उसे न जाने दें। लेकिन बचेंद्री को की से भी मिलना था। वो मीनू और जय से तो मिल चुकी, अब उनको की से भी मिलना था, की भी मदद करनी थी। थोड़ा सा और आगे जब वो गई और नीचे उतरने पर उन्होंने देखा कि की आ चुका है, वो की से भी मिल चुकी थी। वो मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। लेकिन जब की ने बचेंद्री को देखा तो वो बहुत चौंक गया, वो बहुत हैरान हो गया। तो की ने बचेंद्री से कहा कि तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री, तुम इतना बड़ा रिस्क लेकर के वापस नीचे को क्यों आई। मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसीलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। तो बच्चों, की बात सुनकर के बचेंद्री ने दृढ़तापूर्वक, इसका मतलब है पूरी दृढ़ निश्चय से यानी पूरी मजबूती से कहा कि मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, यानी पर्वत पर चढ़ने वाली, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ और इस दल में इसीलिए आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, मैं फिजिकली बिल्कुल फिट हूँ और इसलिए मुझे अपने दल के, अपने ग्रुप के अन्य सदस्यों की भी मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। जब मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो मुझे अपने ग्रुप के, अपने दल के बाकी सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। की हंसा तो बचेंद्री की बात सुन करके की हंस दिया और उसके बाद उसने जूस या फिर चाय वगैरह जो कुछ भी पीनी थी वो पेय पदार्थ पिया और अपनी प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। तो बच्चों, बचेंद्री ने उससे सामान, जो वो किट या फिर सामान लेके चल रहा था, वो मांगा होगा कि ठीक है यहाँ पर से ऊपर को मैं ले जा लेती हूँ, ला मुझे दे दे। लेकिन की ने अपना सामान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। थोड़ी देर के बाद साउथ कोल कैंप से, तो जगह जगह इनके कैंप लगे हुए हैं ना, तो साउथ कोल कैंप से लाटू और बिस्सा वो इनसे मिलने के लिए नीचे आ गए थे। और इसके बाद हम सब यानी वो जितने भी लोग थे वो सारे के सारे साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। तो जैसी भी वहाँ पर व्यवस्था थी वो वहाँ पर को लौट आए। कहाँ? साउथ कोल पर लौट आए। और साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर इस नाम से प्रसिद्ध है। तो बच्चों, पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर, ये नाम साउथ कोल को ही दिया गया होगा। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदौर्जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। तो बचेंद्री बता रही हैं कि अगले दिन वो सुबह 4 बजे उठ गई थी। उन्होंने बर्फ़ पिघलाकर चाय बनाई और हल्का सा नाश्ता किया, कुछ बिस्किट खाए और आधा चॉकलेट वगैरह खाया और इसके बाद लगभग 5:30 बजे वो अपने तंबू से बाहर निकल पड़ी। बाहर उन्हें अंगदौर्जी मिला और उनके अलावा कोई भी आसपास नहीं था। अंगदौर्जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी पर चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। तो बचेंद्री बता रही हैं कि जब वो अपने तंबू यानी टेंट से बाहर आई तो बाहर सिर्फ अंगदौर्जी खड़ा था और अंगदौर्जी इस अभियान में बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था। लेकिन बिना ऑक्सीजन के वो जब चढ़ता था तो उनके जो पैर थे वो बहुत ठंडे हो जाते थे।
इसलिए वो ऊपर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। तो बच्चों, इसके बाद एक कैंप और होगा जो शिखर यानी चोटी और इनका जो साउथ पोल वाला कैंप है उन दोनों के बीच में होगा। तो वो कह रही हैं कि वो ज़्यादा और ऊपर जाएगा तो ऑक्सीजन तो वो इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं, तो इस वजह से उनके पाँव और ज़्यादा ठंडे हो जाते थे। इसलिए वो उस कैंप में जाना ही नहीं चाहता था। वो चाहता था कि वो उसी दिन चोटी पर जाए और साउथ पोल पर वापस आ जाए, या अपने प्रयास को उसे छोड़ना पड़ेगा, या फिर बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने की जो उनकी कोशिश थी उसे छोड़ना पड़ेगा। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी। एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। इसके अलावा यदि अंगदौर्जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौटकर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदौर्जी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। तो बचेंद्री बता रही हैं कि वो तुरंत ही यानी वो इसी समय चढ़ाई शुरू करना चाहता था। इस समय टाइम कितना था? लगभग 5:30 बजे के आसपास। और जैसा कि वो एक बार में ही शिखर तक जाकर वापस आना चाहता था, तो उसने मुझसे यानी उसने बचेंद्री से पूछा कि क्या मैं उनके साथ जाना चाहूँगी। एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। श्रम साध्य का मतलब होता है बहुत ज़्यादा परिश्रम से होने वाला काम या फिर काफ़ी मेहनत वाला काम। तो वो कह रही हैं कि एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना ये बहुत मेहनत वाला काम होने वाला था। इसके अलावा अगर अंगदौर्जी के पैर ठंडे हो गए तो उसके लौटकर आने में भी जोखिम था। इसका मतलब है कि उसको लौटकर आने में बहुत रिस्क हो सकता है, उसे शायद बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। मुझे फिर भी अंगदौर्जी पर विश्वास था। इस सब के बावजूद उन्हें अंगदौर्जी पर पूरा विश्वास था और साथ ही साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। तो वो कह रही हैं कि वैसे तो उनको अंगदौर्जी पर पूरा भरोसा था और आरोहण का मतलब होता है ऊपर की ओर जाना या फिर चढ़ना, जो उनकी चढ़ने की क्षमता थी उस पर, और कर्मठता का मतलब होता है काम करने की जो कुशलता है, उस सब पर उन्हें आश्वस्त होना का मतलब होता है भरोसा होना। उस सब पर उन्हें बहुत ज़्यादा भरोसा था और अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। इस सारी सिचुएशन के बाद वो अंगदौर्जी को भी अकेला नहीं छोड़ना चाह रही थी कि भाई हम सब एक ही दल के, एक ही ग्रुप के सदस्य हैं और हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और बचेंद्री को उन पर भरोसा भी पूरी तरीके से था, तो वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। सुबह 6:20 पर जब अंगदौर्जी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ाया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदौर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। तो बच्चों, जैसा कि बचेंद्री उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई थी, उसके बाद उन्होंने अपनी तैयारी करी, अपना सामान वगैरह लिया होगा और सुबह 6:20 पर जब वो निकले तो उस वक्त 6:20 हो चुके थे। अंगदौर्जी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले थे तो उस समय दिन ऊपर चढ़ आया था। तो बच्चों, वैसे तो 6:20 में इतनी सुबह नहीं होती है, लेकिन वो काफ़ी ऊंचाई में थे, इसलिए उनके हिसाब से दिन चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी लेकिन ठंड भी बहुत थी। आरोही उपस्कर, तो बच्चों आरोहण यानी इस चढ़ाई, इस अभियान के लिए जो आवश्यक सामग्री होती है उसे आरोही उपस्कर कहते हैं। तो जो भी उन्होंने सारा का सारा सामान लिया होगा, पिट्ठू वगैरह या जो भी जिसमें भी उन्होंने सामान रखा होगा, मैं उसमें काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। उसकी वजह से उन्हें गर्म लग रहा था, मतलब ठीक लग रहा था। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई करी।
अंगदौर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। निश्चित गति मतलब एक फिक्स स्पीड से उन्होंने अपनी स्पीड मेंटेन रखी थी। ना तो वो बहुत तेज़ चल रहे थे, ना ही धीरे धीरे चल रहे थे, और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हों। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांतें काट सकें। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। तो बच्चों, जैसा कि अंगदौर जी और बचेंद्री निकल चुके हैं, तो चट्टान में जो जमे हुए बर्फ़ हैं उसकी सीधी और ढलाऊ चट्टान वो इतनी हाइट तक पहुंच चुके हैं कि अब जो चट्टान है वो उसमें सीधी खड़ी चढ़ाई उन्हें मिलेगी। तो वो कह रहे हैं सीधी और ढलाऊ, तो भाई चढ़ने के लिए तो वो सीधी चढ़ाई होगी, लेकिन ढलान भी तो वैसा ही है। तो उन्हें सीधी और जो ढलाऊ चट्टानें मिली थी वो इतनी सख्त और भुरभुरी थी। भुरभुरी का शाब्दिक अर्थ होता है वो चीज़ जो आसानी से टूट जाए, या फिर बालू या फिर रेत की तरह जो होती है उसे भुरभुरा बोलते हैं। तो यहाँ पर वो बता रही हैं कि वो जो चट्टानें थी वो ऐसी थी कि मानो शीशे की चादरें बिछी हों। हमें बर्फ़ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा। तो बच्चों, बर्फ़ को काटने के लिए एक टूल यूज़ होता है जिसे फावड़ा कहते हैं, और मुझे वो इतनी सख्ती से यानी इतनी ज़ोर से चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांत काट सकें। तो बच्चों, फावड़े का जो शेप होगा ना वो आगे से नुकीला होगा, उसमें दांत टाइप के निकले होंगे, तीखे तीखे होंगे, ताकि वो बर्फ़ में चुभ सकें, बर्फ़ को काट सकें। तो वो कह रही हैं कि वो फावड़ा उनको इतनी ज़ोर से चलाना पड़ा कि जिससे कि जो उसके दांत हैं वो उसे काट सकें। किसको? बर्फ़ की धरती को, बर्फ़ की परत को काट सकें। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर, उतने खतरनाक रास्ते में जहाँ एक ओर तो बिल्कुल चढ़ाई है और साथ ही साथ बिल्कुल ढलान भी है, थोड़ी भी लापरवाही होती तो भाई खतरा ही है, मृत्यु निश्चित है। तो ऐसे रास्ते में उन्होंने हर एक कदम बहुत अच्छे से और सोच समझ कर उठाया था। वो बहुत सोच समझ कर बहुत आराम आराम से चल रही थी। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदौर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वो बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे, और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। बचेंद्री बता रही हैं कि 2 घंटे से भी कम के समय में वो लोग शिखर कैंप पर पहुंच गए थे। तो बच्चों, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात करी थी ना कि इस साउथ कोल वाला जो कैंप है, इसके और शिखर यानी एवरेस्ट की चोटी के बीच में एक और कैंप रहा होगा जिसका नाम था शिखर कैंप। तो वो कह रहे हैं कि 2 घंटे से भी कम के समय में वो शिखर कैंप पर पहुंच गए हैं। अंगदौर जी ने पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि आगे आगे अंगदौर जी चल रहे हैं। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा और बचेंद्री से कहा कि क्या थक गई हो? और उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। बचेंद्री ने कहा कि नहीं थकी हूँ, जिसे सुनकर अंगदौर जी बहुत आश्चर्यचकित हुए और आनंदित भी हुए। उन्हें बहुत आश्चर्य भी हुआ और वो बहुत खुश भी हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल यानी इससे पहले जो दल गया था उसने शिखर कैंप तक पहुंचने में ही 4 घंटे लगाए थे, और ये कितने में पहुंचे? ये 2 घंटे से भी कम के समय में पहुंच गए हैं। और अगर इसी स्पीड से, इसी गति से, इसी स्पीड से हम चलते गए तो हम दोपहर के 1 बजे तक, 1 बजे 1 लिखा है, तो बच्चों ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, तक होना चाहिए था। तो दोपहर के 1 बजे तक वो शिखर पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि अगर इसी स्पीड से हम चलते रहे तो दिन के 1 बजे तक हम शिखर तक पहुंच भी जाएंगे। तो बच्चों, ये जो चित्र आप देख रहे हो ना, ये उनके एवरेस्ट में पहुंचने के बाद का चित्र है। लाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था, और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया।
थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंग दौड़जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा के बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। तो बच्चों, जैसा कि अंग दौड़जी और बचेंद्री सुबह ही निकल चुके थे और लाटू भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। जब वो दोनों दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे तो लाटू उनके पास पहुंच गया था। वहाँ पर उन लोगों ने थोड़ी थोड़ी चाय पी और उसके बाद फिर से चढ़ाई शुरू कर दी, फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। लाटू अपने साथ एक नायलॉन की रस्सी लाया था। तो बच्चों, नायलॉन जैसा कि मैंने बताया कि वो कृत्रिम रेशा होता है, उससे कई सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे बैग बनते हैं, रस्सियाँ बनती है, टेंट तंबू भी उसी का ही बनता है, और भी कई सारी चीज़ें, इवन कपड़े भी बनते हैं उसके। तो वो अपने साथ एक रस्सी लेके आया था, इसलिए अंग दौड़जी और बचेंद्री रस्सी के सहारे चढ़ रहे थे, जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी को पकड़े हुए बीच में चल रहा था। वो दोनों आगे पीछे थे, लाटू बीच में था। लेकिन लाटू ने रस्सी अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, देखो उन दोनों ने तो अपनी सुरक्षा के लिए, ताकि चढ़ने में आसानी हो और वो सुरक्षित चढ़ सकें, उन दोनों ने इसलिए पकड़ी थी। किसने? बचेंद्री और अंग दौड़जी ने। और लाटू जो कि बीच में चल रहा था, उसने रस्सी इसलिए पकड़ी थी ताकि संतुलन यानी बैलेंस बना रहे। तीनों जने पकड़ेंगे तो बैलेंस बना रहेगा, इसलिए उसने पकड़ी हुई थी। लाटू ने ध्यान दिया, जब वो चल रहे थे तो लाटू का ध्यान गया किस पर? बचेंद्री के सिलेंडर पर। वो ऑक्सीजन लगाकर चल रही थी। तो इन चढ़ाइयों में, जिस चढ़ाई पर वो चढ़ रहे थे, उसमें सामान्यतः आवश्यक, जो उस चढ़ाई में ज़रूरी है, वो ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी होनी चाहिए थी? वो बता रही हैं कि 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा, तो उसके बजाय वो लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। तो उनके रेगुलेटर की जो सेटिंग थी वो कितने की थी? 2.5 लीटर प्रति मिनट की थी, जबकि उन्होंने उस चढ़ाई पर, जितनी चढ़ाई पर वो चढ़ रहे थे, उसमें उन्होंने 4 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से उसे सेट करना चाहिए था। तो लाटू ने जैसे ही बचेंद्री के रेगुलेटर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति का मतलब होता है उपलब्ध कराना, यानी वही कि उसकी जो सप्लाई थी वो 4 लीटर प्रति मिनट की जब सेट करी, तो उसके बाद बचेंद्री को महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई, उस जो खड़ी चढ़ाई पर वो चढ़ रहे थे, अब उनका वहाँ पर चलना आसान हो गया था। वो आसानी से चल पा रही थी, क्योंकि अगर वो सांस आसानी से ले पा रही हैं तो उनके लिए चलना भी मुश्किल नहीं हो रहा था। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। तो बचेंद्री पाल कहती हैं कि दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति काफ़ी बढ़ गई थी। इसका मतलब है कि वहाँ पर तेज हवा चल रही थी, और उस ऊंचाई पर तेज हवा के जो झोंके थे वो भुरभुरे बर्फ के कण, भुरभुरे का मतलब होता है जो रेत की तरह होते हैं। तो सूखी बर्फ जो है वो रेत के कण की तरह, रेत की तरह उड़ रही थी, चारों तरफ उड़ रही थी। तुम्हें याद है ना, स्टार्टिंग में हमने बर्फ का फूल या फिर प्लूम ये शब्द पढ़े थे ना, जब नीचे से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई ध्वज सा, कोई बर्फ का फूल सा लहरा रहा है। ये वही है। अब यहाँ पहुँचने के बाद वही जो बर्फ़ के कण हवा में उड़ रहे थे, उसका सामना बचेंद्री कर रही हैं। यही वो बता रही हैं कि जिस कारण दृश्यता शून्य तक आ गई थी, उन बर्फ़ के कणों के उड़ने की वजह से उनकी जो दृश्यता थी, दृश्यता का मतलब होता है विजिबिलिटी, वो शून्य तक आ गई थी। तो कई बार ऐसा हो रहा था कि उनको अपने आसपास भी कुछ भी देख पाना संभव नहीं हो पा रहा था।
तो वो बता रही हैं कि अनेक बार, कई बार तो ऐसा लगता था कि केवल थोड़ी दूर के बाद ही कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा था? क्योंकि उनके चारों ओर सिर्फ बर्फ ही तो है, उस बर्फ की पहाड़ी पर ही वो चढ़ रहे हैं। और ऐसे में अगर उड़ती हुई बर्फ उनके सामने आ रही है तो उनको कैसे अंदाज़ा आएगा कि आगे चढ़ाई है या फिर ये बस उड़ती हुई बर्फ ही है। और ढलान की तरफ जब वो देखते थे तो ढलान सीधा नीचे जाता हुआ उन्हें दिखाई देता था। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। तो वो बता रही हैं कि ये सब देख करके, ऐसा सीन देख करके उनकी सांस मानो रुक सी गई थी और उन्हें विचार कौंधना का मतलब होता है अचानक कोई विचार दिमाग में आना, अचानक से कुछ सोचना, अचानक कोई ख्याल आना। तो उन्हें अचानक से ऐसा लगा कि भाई सफलता अब बहुत नज़दीक है, लगता है हम पहुंच गए हैं, हम अब इतनी ऊंचाई पर हैं कि इससे ऊंचा हमें और कोई पहाड़ नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है कि हम शायद पहुंच गए हैं। और 23 यानी 23 मई 1984 के दिन दोपहर के दिन के 1:07 में वो लोग एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए थे। बचेंद्री एवरेस्ट की चोटी के ऊपर खड़ी थी। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली मैं पहली भारतीय महिला थी। तो वो खुशी से बता रही हैं कि वो पहली भारतीय महिला बन गई थी। कब? 23 मई 1984 को दोपहर में 1:07 में। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सकें। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। शंकु का मतलब होता है जिसका आधार तो गोल होता है लेकिन ऊपर को आते आते वो नुकीला हो जाता है। तो बचेंद्री बता रही हैं कि एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि एक साथ दो लोग खड़े हो सकें। कौन कौन गए थे? अंगदौड़जी, बचेंद्री और लाटू, ये 3 लोग साथ में हैं। उनके चारों तरफ जहाँ पर इस समय वो खड़े हैं, एवरेस्ट की चोटी पर खड़े हैं, टॉप में खड़े हैं, तो वहाँ पर चारों ओर से सीधा ढलान था। ऑब्वियसली बिल्कुल डाउन होगा, अगर पाँव वाँव फिसला तो भाई मृत्यु निश्चित है। तो उस ढलान को देखते हुए उनके सामने सबसे पहला प्रश्न सुरक्षा का था। उन्होंने पहले ये सोचा कि हम इतनी जगह बना लें कि एटलीस्ट खड़े हो सकें। तो उन्होंने सबसे पहले जो बर्फ़ का फावड़ा उनके पास था उससे बर्फ़ की खुदाई करी और अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया, यानी अपने आप को स्टेबल किया। वहाँ पर थोड़ा अटकने लायक, थोड़ा खड़े होने लायक जगह बनाई। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर उन्होंने अपना माथा लगाया और सागर माथे के ताज का चुंबन लिया। सागर माथा याद है ना बच्चों? जो वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग थे वो लोग एवरेस्ट को सागर माथा कहकर पुकारते थे। बिना उठे ही उन्होंने अपने थैले से दुर्गा माँ का, थैले मतलब अपने बैग में से जो भी साथ में बैग होगा उसमें से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाली। और इसके अलावा वो अपने साथ एक लाल रंग का कपड़ा भी लेकर के आई थी। उसमें उन्होंने दोनों दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा दोनों को लपेटा और छोटी सी पूजा अर्चना की। वहाँ पर को भगवान को याद किया होगा हाथ वगैरह जोड़ के, और उनको, उस सामान को उन्होंने बर्फ़ के नीचे दबा दिया। बर्फ़ थोड़ी सी हटाई और उसमें उन्होंने वो लाल कपड़ा दबा दिया। और आनंद के इस क्षण में, आनंद का मतलब होता है खुशी के, इस खुशी के क्षण में उन्होंने अपने माता पिता को याद किया। जैसे मैं उठी मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदौड़जी के प्रति आदर भाव से झुकी।
अंगदौर जी, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो बचेंद्री बता रही हैं कि इस सब के बाद जब वो उठी तो उन्होंने अपने हाथ जोड़े और अपने रज्जू नेता अंगदौर जी, तो बच्चों रज्जू नेता का मतलब होता है मार्गदर्शक व्यक्ति या फिर जो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। तो रज्जू नेता इस वक्त कौन थे? अंगदौर जी थे। क्यों? क्योंकि अंगदौर जी ने ही बचेंद्री को चलने के लिए प्रोत्साहित किया था। उन्होंने ही प्रोत्साहित किया कि हम साउथ कोल से अगर सीधा जाएं तो आज ही एक ही दिन में हम ऊपर चढ़ के नीचे भी आ सकते हैं, इस तरीके से प्रोत्साहित किया था। तो वो वही बता रही हैं कि अंगदौर जी के प्रति आदर भाव से वो झुकी, उन्होंने हाथ जोड़े और उनको प्रणाम किया और शुक्रिया अदा किया। अंगदौर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया था और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया था। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई दी। तो बच्चों जो अंगदौर जी हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था ना कि वो बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे, तो उनका लक्ष्य ही यही था कि वो बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट को फतह करें, एवरेस्ट की चढ़ाई को वो बिना ऑक्सीजन के पूरा करें। और ये पहली नहीं, उनकी दूसरी चढ़ाई थी, यानी दूसरी बार वो बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ रहे थे। तो बचेंद्री ने उन्हें उनकी सफलता पर बधाई दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया। तो बच्चों अंगदौर जी ने बचेंद्री को गले से लगाया और धीरे से बोला, उनके कानों में फुसफुसाया। फुसफुसाना मतलब धीरे धीरे से बोलना। उन्होंने कहा कि दीदी तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। तो वो बता रही हैं कि इस सब के थोड़ी देर बाद सोनम पुलजर भी वहाँ पर पहुँच गए थे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए थे। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस आओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। तो बच्चों बचेंद्री बता रही हैं कि इस समय तक, किस समय तक, जब तक का वो फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे तब तक लाटू ने, जो उनके नेता थे, कौन थे? कर्नल खुल्लर थे, उनको एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। कौन चार? अंगदौर जी, बचेंद्री, लाटू और सोनम पुलजर, इन चारों के होने की सूचना दे दी थी। उन्होंने बताया कि हम पहुंच चुके हैं। और उसके बाद जब वॉकी टॉकी बचेंद्री के हाथ में दिया गया तो कर्नल खुल्लर बहुत खुश हुए। उनकी सफलता पर खुश होते हुए उन्होंने उन्हें बधाई दी और उनसे कहा कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा, कि मैं तुम्हारी इस अनोखी सफलता के लिए, जो तुमने एक उपलब्धि आज हासिल करी है, उसके लिए मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे माता पिता को भी बधाई देना चाहता हूँ। और वो बोले कि देश को तुम पर गर्व है, अब तुम ऐसे संसार में वापस आओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। साथ में वो ये भी कहते हैं कि जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें एक अलग दुनिया मिलेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अब एक उपलब्धि हासिल कर ली है। अब वो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बन चुकी हैं। अब सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी उनका एक नाम है, एक ख्याति है। सभी लोग उनको बहुत इज्जत देंगे और अपनापन और प्यार देंगे, यही वो उनसे कहते हैं। तो बच्चों हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करना मत भूलना। पूरी कोशिश करूँगी कि आपका डाउट दूर कर सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।